हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करा था। ठीक है, वो कौन सा चैप्टर है, क्या था? वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 था। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है वो, और अपन उसका काफी बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि सेल के डिस्कवरर कौन कौन थे, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्कवर होते हैं, जो क्रिएट होते हैं, वो थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी क्या थी, ये सब अपन ने कल लास्ट क्लास में पूरा पढ़ लिया था। और अपन ने बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल भी पढ़ लिए थे कि सेल के बेसिक बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आज अपन क्या करेंगे, उन बेसिक पार्ट्स के बारे में और पढ़ेंगे। जो भी अपन ने 3 पार्ट्स पढ़े थे ना, उसके बारे में और पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलिज क्या होती है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं अपन का आज का क्लास कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक सेल का बेसिक क्या होता है, तो ये सेल है, ह्यूमन सेल है। ठीक है, ह्यूमन सेल जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो बाउंड्री टाइप होती है। फिर इसके जस्ट सेंटर में एक कंट्रोल यूनिट होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। अब ये तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा ना कि इसमें क्या क्या है अपन को नहीं पता चल रहा है। तो जैसे अपन को एक अच्छे से डायग्राम है वो भी देखेंगे अभी। जैसे अपन ह्यूमन की बात करते हैं ना, अपन अगर इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं तो अपन के पास में एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, नोज है। जैसे अपन भाग रहे हैं तो अपन के पास में लेग्स है। अपन का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट कर रहा है। तो सारे ऑर्गन्स यूजफुल है, जो भी अपन की बॉडी में ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है उसका कुछ यूज है, हार्ट उसका कुछ यूज है, किडनी उसका कोई यूज है। तो ये सब ऑर्गन्स है जो पूरी बॉडी का फंक्शन करते हैं। तो वैसे ही सेल है ना, वो एक तरीके से ह्यूमन बॉडी ही है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो अकेला ही सारे काम करता है। तो उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स होंगे ना, जैसे उसके काम करने वाले कोई कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स भी तो होंगे। तो सेल के कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स है हार्ट और ये सब, तो जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, फंक्शन करते हैं उसके, उसको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। तो वो ऑर्गेनेलीज होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो भी जेनेटिक सब्सटेंस है ना उसमें सारी ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, तो ये होती है ऑर्गेनेलीज। वो सेल के जो माइन्यूट फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल ने CO2 O2 लिया, एनर्जी कन्वर्जन किया, सेल के जो अंदर शुगर आया, ग्लूकोज आया, उसको ब्रेक डाउन करा, उससे न्यूक्लिक एसिड बनाया। ये सब जो काम होते हैं, ये सब सेल के बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स करते हैं, जो ऑर्गेनेलिज होती है वो करती है। तो ऑर्गेनेलिज कहाँ होती है? वो होती है साइटोप्लाज्म में। जो भी जेनेटिक सब्सटेंस है ना, यहाँ पे ऑर्गेनेलिज भी होती है। तो ये तो अपन का हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर सेल का ऐसा होता है। अब असली में सेल क्या होता है वो देखो। ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ये क्या है, सेल क्या है, तो उसको अपन धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले येलो मेम्ब्रेन को देखो। येलो मेम्ब्रेन देखी, येलो मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन ने पढ़ा, तो ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, धीरे धीरे समझेंगे। फिर सेंटर वाला पार्ट देखो, सेंटर वाला पार्ट जो कंट्रोल सिस्टम है, ये पूरा पार्ट जो है, थोड़ा पर्पल जो बाउंड्री वाला आ रहा है, ये पार्ट क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियस। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, ये आ गया न्यूक्लियस अपन का, ये आ गया अपन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये थोड़ा जो लाइटिश येलो है ना बीच में, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, उसको देखो। तो ये जो लाइटिश येलो है इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये आ गया अपन का साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होती है जो पूरा फंक्शन करने में हेल्प करती है। और वो ऑर्गेनेलीज कौन कौन है वो सब देखो। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होंगे, ऐसे करके बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है। अपन को जो जो पढ़नी है उसको मैं एक बार सर्कल आउट कर देता हूँ, जो अपन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे तो हायर क्लासेस में तो बहुत डीप में है ना बायो, पर अपन को इसकी ऑर्गेनेलीज पढ़नी है और उनके फंक्शंस देखने। तो कौन कौन सी पढ़नी है? सबसे पहले पढ़नी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल पढ़ना अपन को, गोल्गी apparatus पढ़ना है, क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, सेंट्रोसोम कोई हायर बुक्स में है तो उसको मैं डॉटेड बनाता हूँ, इतना ज्यादा जरूरी है नहीं। लाइसोसोम पढ़ना। ठीक है, तो अपन को काफी सही आ गया होगा, आपको जो भी सर्कल करे हुए ना अपन को उन्हीं के बारे में ही पढ़ना है। और आपको सेल का स्ट्रक्चर पता चल गया, ऑर्गेनेलिज क्या होती है, कैसे एम्बेडेड होती है, ये सब। ठीक है, तो अपन को ये सब पता चल गया कि मेन मेन क्या क्या है। अब वापस आता है अपन इस डायग्राम पर, अपन के बेसिक डायग्राम। अपन ने कल पढ़ा था कि 2 टाइप के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, और थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस भी देखा था। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मेन डिफरेंस होना चाहिए, जैसे आपकी बुक में उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करा, उसको डिफरेंशिएट करा है। तो एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस देखने से पहले थोड़ा बहुत अपन को
बेसिक मेम्ब्रेन की जो लेयर्स होती है ना उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उसको मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है ना उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, तो वो उसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर डबल लेयर होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर न्यूक्लियस के ऊपर। अब जैसे इधर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे मान लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी डबल लेयर होती है। और फिर अपन मानते हैं प्लास्टिड्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, प्लास्टिड है जैसे ये प्लास्टिड है, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो, ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, प्लास्टिड है। अभी अपन को ये सब नहीं पता है प्लास्टिड प्लास्टिड क्या है, तो अपन इसको बोल रहे हैं कि वो कोई ऑर्गेनेली है, वो उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन करती होगी, तो वो एक प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होती है ना वो भी डबल लेयर की होती है। लेकिन अपन ने तो और भी पढ़े ऑर्गेनेली, तो और भी थी। जैसे एक और ऑर्गेनेली थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर या आर लिख देता हूँ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, पर उसके ऊपर सिर्फ सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, ठीक है। फिर और भी ऐसे पढ़ते हैं, जैसे अपन वो पढ़ते हैं राइबोसोम, वो डॉटेड थे, वीडियो को पीछे करके देखो, उसमें राइबोसोम डायग्राम में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, जैसे ये, ठीक है। राइबोसोम्स कहीं दिख रहे हैं, ये देखो ये डॉटेड वाले, ये इस पे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो राइबोसोम जो है ना वो मेम्ब्रेन लेस है, नो मेम्ब्रेन। तो जो सेल होता है उसमें जो ऑर्गेनेलीज होती है उनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, कोई डबल लेयर्ड है, कोई सिंगल लेयर्ड है, और कोई मेम्ब्रेन वाला है ही नहीं, तो उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा। तो उस वजह से क्या बोला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, फर्स्ट तो क्या था, ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, माइक्रोमीटर्स में है, स्मॉल इन साइज, और ये बिगर होते हैं, ठीक है। दोनों कंपैरेटिव, माइक्रोमीटर में कोई पर्टिकुलर इसका दिया हुआ है डायमेंशन, तो एक तो वो हो गया। फिर जो भी मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज होती है ना वो सब एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन वाली जो भी, अगर सिंगल लेयर है वो भी इसमें एब्सेंट है, तो उसका मतलब जो भी मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज होती है सेल के अंदर वो सब प्रोकैरियोटिक में होती ही नहीं है। तो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज, या फिर इसको लिख देते हैं ऑर्गेनेलीज हैविंग मेम्ब्रेन, हैविंग मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, ठीक है। जो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलिज होती है उसमें एब्सेंट होती है और इसमें होती है प्रेजेंट, ये सेकंड डिफरेंस है, ठीक है। फिर आता है अपन थर्ड पे, थर्ड पे वही अपन के वही वाले पॉइंट्स कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। फिर इस वाले में न्यूक्लियोलस नहीं होता है और उस वाले में न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस नहीं होता और उसमें न्यूक्लियोलस होता है। तो ये अपन के मेन मेन डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट्स है, तो अपन को ये अच्छे से आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्कस करा। मेम्ब्रेन वाला पार्ट ध्यान रखना कि मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज उसमें नहीं होती है, तो प्रोकैरियोटिक में फिर एक ही ऑर्गेनेली बचती है जो मेम्ब्रेन वाली नहीं होती है, वो होती है राइबोसोम, है ना, तो वो होती है राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बन रहा होगा, कैसा बन रहा होगा, ये जैसे ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस बीच में सेंटर में है नहीं, तो पूरा फैला हुआ होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता, तो ये पूरा न्यूक्लियस का पूरा फैला हुआ पार्ट है। अब न्यूक्लियस में इस जो फैला हुआ पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड, ई है यहाँ पे न्यूक्लियोइड, रेड कलर के डॉट्स होंगे इसमें, उसको बोलेंगे राइबोसोम, ठीक है। और ये होता है अपन का साइटोप्लाज्म, इतना सही होता है वो बस, उसमें और कोई ज्यादा ऑर्गेनेलीज या ज्यादा कुछ करने वाले फंक्शन है ही नहीं, प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड सेल है ही नहीं, तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के ही होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक को अगर डायग्राम बनाना होगा तो आपको सिर्फ इतना ही शो करना है, उसके मेन मेन पार्ट्स ही है, ठीक है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो बस अपन को इतना सा शो करना है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो ऐसा दिखता है और ऐसे ऐसे इसके ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन क्या आते हैं मेन पार्ट्स पे। अपन को 3 पार्ट्स डिस्कस करना है। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, देखो लिख देते हैं। आज इस क्लास में अपन को 3 पार्ट्स डिस्कस करना है और करेंगे अपन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट ही डिस्कस। तो सेल मेम्ब्रेन, सेकंड करना अपन को न्यूक्लियस, इनके फंक्शंस भी देखना है, इनका स्ट्रक्चर भी देखना, और थर्ड करना साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है ये, फिर न्यूक्लियस देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, जो अपन ने सर्कल आउट करी ना, वो सारी ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या होती है, उन सबके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले स्टार्ट करना है सेल मेम्ब्रेन से। तो अपन हेडिंग पुट कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसका फंक्शन, उस किससे बनी हुई होती है, ये सब। ठीक है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? अब अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, अपन घर पे बाउंड्री ही नहीं होती, तो अपन का घर घर होता क्या? ठीक है, अपन घर सब कॉमन हो जाता। फिर तो अगर बाउंड्री है, वही तो अपन के घर को सेपरेट कर रही है, वही तो दूसरे घरों से अपन घर को सेपरेट करती है। तो एक तरीके से ये क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये सेपरेट करती है डिफरेंट सेल्स को, सेपरेट डिफरेंट सेल्स, उनको बताती है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, मतलब तुम दूसरे सेल हो, हम दूसरे सेल हैं। तो ये सेपरेट करती है डिफरेंट सेल्स को। अब अगर बाउंड्री है, बाउंड्री बिल्कुल बंद है, तो कुछ ना तो अंदर से बाहर आ सकता है, ना बाहर से अंदर आ सकता है, तो ये तो बिल्कुल बाउंड्री क्लोज हो गई। अगर बाउंड्री थोड़ी बहुत ओपन है, मतलब गेट है बाउंड्री में, तो अपन अंदर से बाहर आ सकते हैं, सामान ला सकते हैं, सामान बाहर से अंदर ला सकते हैं। तो ये अलाउ करती है चीजों को अंदर लाने के लिए, अलाउ सर्टेनी कुछ पर्टिकुलर मटेरियल, अलाउ सर्टेन मटेरियल टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड, साइड एंड आउटसाइड। और थर्ड्स की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ऐसे फिक्स्ड शेप की नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को थोड़ा ढंग से देखना। सर्टेन आइटम्स किसको क्या चाहिए सेल के अंदर, तो सेल का पूरा प्रोसेस होता होगा ना, सेल को भी तो रेस्पिरेशन करना है, सेल को भी एनर्जी चाहिए, तो O2 और CO2 की रिक्वायरमेंट है, जैसे अपन को चाहिए वैसे सेल को चाहिए। और सेल का कुछ वेस्ट हो गया तो उसको बाहर निकालना है, तो O2 CO2 की रिक्वायरमेंट है और वाटर की। तो सेल मेम्ब्रेन किन सर्टेन मटेरियल्स को रिक्वायर करती है, एक्वायर करने में हेल्प करती है, वो होता है O2 CO2 H2O और थोड़े बहुत प्रोटीन और फूड वूड के आइटम्स। ठीक है, तो O2 CO2 H2O इन सबको करती है। अब सर्टेन एलिमेंट्स बोला मतलब कुछ पर्टिकुलर को अरेंज करती है, ऐसा नहीं सबको अलाउ नहीं करती है ये। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, परमिएबल। परमिएबल मतलब इसमें होल्स है, परमिट करती है। और सेलेक्टिव परमिएबल है, ऐसा नहीं कि सबको परमिट करती है, किसी किसी चीजों को ही परमिट करती है। तो तभी सेल मेम्ब्रेन जो अपन की है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ह्यूमन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये सब उनको आगे अच्छे से। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, वो आप लिखोगे, मैं लिख रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब अपन को आ गया कि सेल मेम्ब्रेन के मेन काम क्या क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और ये अब सेल मेम्ब्रेन है ना, ऑर्गेनिक चीजों से बनी हुई है, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है वो भी देख लेते हैं। जगह नहीं बच रही अपन के पास में, पर अपन लिखेंगे तो जरूर। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। तो अपन को ये सब वन वर्ड्स के हिसाब से सारी चीजें पता होनी चाहिए। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश बोलेंगे तो अपन बोलेंगे प्रोटीन एंड लिपिड्स उसके आंसर में। और क्या बचा, फ्लेक्सिबल होती है, सेपरेट करती है डिफरेंट सेल्स को, इसके ये सब फंक्शन है। तो अब अपन आते हैं कि चलो सेपरेट करती है, अलाउ करती है चीजों को, और ये तो O2 और CO2 कैसे जाते होंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और मूवमेंट कैसे होता होगा, और वाटर का मूवमेंट क्या होता होगा। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है अब मूवमेंट ऑफ O2 एंड CO2 इनसाइड द सेल।
हाउ दिस टेक्स प्लेस, और अपन को एक और भी पढ़ना है हाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले गैसेस का एक्सचेंज। तो अपन लिख देते हैं हेडिंग हाउ गैसेस आर एक्सचेंज इन सेल। ठीक है, तो इसका पूरा एक क्वेश्चन भी बनता है कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है सेल के अंदर। तो वही अपन बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहा है, वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे अपन ने एक मीडियम है, जैसे मैंने सैंड है, सैंड की बात मैंने बहुत बार करी है, सैंड छिड़कते हैं ना एयर में, तो सैंड के पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं। सैंड गैशियस फॉर्म है, ठीक है, तो गैशियस फॉर्म के पार्टिकल्स वैसे भी बहुत ज्यादा मूवमेंट में होते हैं, और ये चीज अपन पढ़ चुके हैं मैटर वाला जो चैप्टर है अपन का स्टार्टिंग वाला, मैटर इन आवर सराउंडिंग में। तो इसके पार्टिकल्स गैशियस फॉर्म की वजह से पहले से ही मूवमेंट में। अब ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये अपन की एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर, और एयर के पार्टिकल्स में भी मूवमेंट बहुत अच्छी खासी है। तो जैसे ही इधर आए तो कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगे ना, कोलिजन स्टार्ट होंगे तो ये पार्टिकल एयर के गैप्स में आ जाएंगे, और कोलिजन स्टार्ट होने की वजह से एयर तो मूव कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स एयर के साथ में मूव करेंगे और ये इसमें मिक्स हो जाएंगे पूरे। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है ना दो मीडियम, डिफरेंट मीडियम्स की, उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन कि जो एक गैस के पार्टिकल्स थे जो दूसरे पार्टिकल्स में ज्यादा मिक्स होते गए, उसको अपन ने बोला डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन पे भी डिपेंडेंस होती है, क्या, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था इन पार्टिकल्स का, यहाँ पे लो था, तो तभी ये मूव कर गए हाई टू लो में। जहाँ पे स्पेसेस कम होंगे ना वहां जाके ये मूव करने स्टार्ट कर लेंगे, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये अपन को आ गया। तो ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। इसमें कोई प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ये हमेशा बिना बिना किसी एनर्जी के टेक डाउन कर जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस, जो भी काम ऐसे हो रहे होते हैं ना जिसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, उसको अपन बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है। अब आते हैं अपन की सेल मेम्ब्रेन पे। ये अपन की सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या है, इसमें थोड़े थोड़े होल्स हैं, होल्स हैं, इसको होल्स को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, छोटा सा बनाना मुझे अब, तो इरेजर का यूज करूं, अरे ठीक, पूरा बनाते हैं वापस से। ये अपन की सेल मेम्ब्रेन, ये इसमें होल्स, ठीक है, ये इसमें होल्स है, यहाँ से मूवमेंट हो सकती है चीजों की क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमेएबल है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे O2 है ना बहुत ज्यादा हो गई, O2 का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, मतलब हाई अमाउंट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े, और यहाँ पे कमी है। तो क्या होगा, ये स्पेसेस में से थोड़ी बहुत मूवमेंट स्टार्ट होगी, गैसेस की मूवमेंट स्टार्ट होगी, ये पार्टिकल्स अगर अंदर जाने लग गए तो ये क्या होगा, ये मूव करने लग जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, और इस तरीके से O2 इसके अंदर आ जाती है। वैसे ही CO2 इसमें बहुत ज्यादा अगर हो गई है, ये CO2 हो गई है और यहाँ पे एक दो ही है, तो क्या हुआ, यहाँ पे CO2 का हाई कंसंट्रेशन हो गया और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, तो ये क्या करेगी, ये बाहर मूव कर जाएगी। तो ये अपने आप ही मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का। अगर आपको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट समझ नहीं आ रहा तो उसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें एक्चुअल में, क्या होता है, जैसे ये पानी की बकेट है और ये दोनों दूसरी पानी की बकेट है, ये एक फ्लोर पे पड़े, ठीक है, स्ट्रेट फ्लोर पे, फ्लोर स्ट्रेट बनानी अपना, ये है अपना स्ट्रेट फ्लोर, ये अपन की पानी की बकेट, ये दूसरी पानी की बकेट, ये एक पाइप से कनेक्टेड, ठीक है, पानी पाइप से कनेक्टेड है, और ये वाटर है फिल्ड इसमें, और इसमें इतना सा पानी है। तो पानी ज्यादा किसमें है, पानी ज्यादा इसमें हाई कंसंट्रेशन, इसमें पानी का लो कंसंट्रेशन, और आप जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट करोगे तो क्या देखोगे, ये पानी इसमें फ्लो होने लग जाता है। कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों में पानी बराबर नहीं हो जाता। जैसे इसमें भी पानी इतना हो गया और इसमें भी पानी इतना हो गया, तो ये वाटर का फ्लो होना रुक जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा ना, इक्वल लेवल हो जाएगा, तब वाटर का फ्लो होना रुक जाता है। तो ये होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का एक्टिविटी का, ये हमेशा मूवमेंट होता है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैंने यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाया, ना कोई मशीन लगाई, ये अपने आप ही मूवमेंट कर रहा है। तो ये पूरा हुआ एनर्जी का रिक्वायरमेंट, इस तरीके से किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्टिव प्रोसेस में। तो यही प्रोसेस होता है इसमें, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो वही बकेट ज्यादा यहाँ पे भरी हुई है, यहाँ पे कम भरी हुई है, तो ये मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक होगा, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते। और यहाँ पे भी यही होता है, अगर ऑक्सीजन बाहर ज्यादा होगी अंदर कम हो गई है तो अंदर मूव करेगी, और अगर अंदर ज्यादा होगी बाहर कम हो गई तो बाहर मूव करेगी। तो ये इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अगर आपको पूछेंगे ना कि हाउ गैसेस आर एक्सचेंज,
इन सेल, तो अपन लिखेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, डिफ्यूजन की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज हो रही है, अपन का पूरा ये अपन ने पढ़ लिया कैसे कैसे होती है। अब आपको बड़ा नंबर का बोल रहे हैं तो आपको पूरा मूवमेंट बताना पड़ेगा कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर आउटसाइड द सेल देन ऑक्सीजन मूव्स इनसाइड द सेल टू मेक द कंसंट्रेशन इक्वल। ये आपको थोड़ी बहुत थ्योरी बतानी पड़ी। वैसे वैसे आप CO2 का बोलोगे, और इन सब में डिफ्यूजन वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करना। ठीक है, तो गैसेस का एक्सचेंज अपन ने देख लिया। अब सर्टेन पार्टिकल्स में तो वाटर भी था, तो वाटर कैसे मूव करता है, तो अपन अब देखते हैं हाउ वाटर गेट्स इनसाइड द सेल एंड गेट्स आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो अपन अब पढ़ रहे हैं हाउ वाटर गेट्स इनसाइड द सेल, हाउ H2O गेट्स इनसाइड द सेल। ठीक है, तो वही प्रोसेस है। क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, इंटरमिक्सिंग होती है तो इसको अपन डिफ्यूजन बोलते थे ना, तो वैसे ही वाटर का भी तो मूवमेंट हो सकता है। जैसे इसको स्पेस मिलेगा तो उस स्पेस में चला जाएगा, और उस स्पेस में जाने की वजह से वो आगे जाते मिक्स होने लग जाएगा। यही वाला एग्जाम्पल देख लो, ये बकेट है और ये दूसरी बकेट है। ठीक है, इसमें ज्यादा पानी है, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो वाटर जो होगा वो फ्लो करने लग जाएगा ना इस वाली बकेट में, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता। तो जहाँ पे ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन होगा और जहाँ पे कम होगा तो वाटर मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो इस प्रोसेस में एक तरीके से डिफ्यूजन ही है, मिक्स ही हो रहा है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है वो, जहाँ पे स्पेस कम था वहां पे जाके फिल हो रहा है वो। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, वो प्रोसेस है ऑस्मोसिस। तो इसको डिफ्यूजन क्यों नहीं बोला, तो डिफ्यूजन जो है ना वो गैसेस से रिलेटेड है। डिफ्यूजन पूरा प्रोसेस जो है, ऐसे तो वो लिक्विड से भी रिलेटेड है, पर जब अपन को गैसेस का एक्सचेंज बोलेंगे तो अपन डिफ्यूजन का यूज करेंगे, और एक स्पेशल केस बना देंगे वाटर का। तो स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन जो होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये एक स्पेशल केस है, एक उसका पार्ट है स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से वाटर का एक्सचेंज होता है इनसाइड और आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब इसको अपन डिफाइन भी कर लेते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स movement of water molecules from higher concentration to lower concentration थ्रू इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो जब तक मैं लिख नहीं देता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी नहीं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होता है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। जो मूवमेंट होता है ना वाटर मॉलिक्यूल्स का इनसाइड और आउटसाइड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उस चीज को अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, ये ऑस्मोसिस क्या होता है, ये स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है ना वो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये डेफिनेशन आपको हमेशा एग्जाम में तो यही डेफिनेशन लिखनी है, कभी भी डिफाइन ऑस्मोसिस आए तो आपको यही लिखना है ऑस्मोसिस। ये इनसाइड द सेल वाला जो मूवमेंट है वाटर वाला, उसमें भी आंसर यही देना है कि बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द वाटर गेट्स इनसाइड द मेम्ब्रेन और गेट्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आपको यही सब लिखना है, पर एक स्पेशल केस देखते हैं अपन वाटर का। ठीक है, मूवमेंट कैसे होता होगा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, मेम्ब्रेन का मूवमेंट हो जाएगा आज। तो ये अपन की मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें होल्स हैं, ऐसे इसमें होल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से वाटर के पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन की दो तरफ है, ये इनसाइड द सेल है, ये आउटसाइड द सेल। ये इनसाइड द सेल और ये अपन का सेल का आउटसाइड। अब पानी यहाँ पे भी है, ये वाटर भरा हुआ है पूरा, और वाटर यहाँ पे भी है। ठीक है, अब मूवमेंट को डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल वाटर है, दोनों तरफ इक्वल वाटर है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, पर इक्वल मूवमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ये वाला पानी यहाँ फ्लो कर रहा है, ये इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन। अब मैंने क्या किया कि आउटसाइड जो सेल है ना
उसमें मैंने सॉल्ट फिल कर दिया, सॉल्ट के पार्टिकल्स। तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो होंगे मेम्ब्रेन के होल से तो बड़े ही होंगे ना, मेम्ब्रेन के होल तो बहुत छोटे हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट इतनी अलाउड नहीं होती है। तो सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए, ये सॉल्ट के पार्टिकल, और ये क्या हुआ है, ये मेम्ब्रेन के होल्स पे जाके ऐसे स्टिक हो गए। ये अपन के सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ आ गए, पर इनसाइड द सेल सॉल्ट के पार्टिकल्स अभी नहीं है। अब देखना, देखो ये पानी जो है, ये पानी जब यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, इस सॉल्ट के पार्टिकल को पुश करेगा और आराम से पानी बाहर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ मूव कर लेगा। ठीक है, तो ये राइट वाला जो वाटर है ये लेफ्ट में आ सकता है, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट अभी अलाउड है। अब लेफ्ट टू राइट की मूवमेंट देखो, ये पानी यहाँ जाना चाहता है, जैसे ही यहाँ जाना चाहेगा तो ये सॉल्ट का पार्टिकल यहाँ अटक जाएगा ना, क्योंकि ये तो वहां नहीं जा सकता, तो सॉल्ट का पार्टिकल अटक जाएगा, तो मूवमेंट वहां हो रही नहीं है। पर ये पानी यहाँ आ सकता है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, इधर से इधर होगा कि लेफ्ट टू राइट होगा। तो इस केस में वाटर का मूवमेंट होगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस केस में वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल था, पर मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल्स की वजह से, सॉल्ट पार्टिकल जैसे ही आए तो कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज हो गया, उस वजह से ये पानी का मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट में इसका मूवमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। अब अगर अपन सॉल्ट के हिसाब से देखें तो सॉल्ट ज्यादा कहाँ है, सॉल्ट इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में सॉल्ट ज्यादा है, तो सॉल्ट का हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, यहाँ पे। सॉल्ट का लोअर कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो वाटर का मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन में, तो वाटर का मूवमेंट हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में हो रहा है। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, और कंसंट्रेशन किसका, ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, तो उस केस में ऐसा होता है लोअर टू हायर। तो अगर अपन सॉल्ट की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होगी द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉल्ट बोल रहा हूँ, सॉल्ट का जो लोअर कंसंट्रेशन होगा उससे हायर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होती है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और अगर मैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बोलता हूँ वाटर के केस में, तो डेफिनेशन बिल्कुल अलग है जो अपन ने पढ़ी, ये वाली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कौन सा कंसंट्रेशन किसकी बात करते हैं, कौन सा कंसंट्रेशन, तो इसमें होता है वाटर का कंसंट्रेशन, और इसमें ये जो अपन ने स्पेशल केस देखा इसमें होता है सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो अपन मूवमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं किसी भी दो चीजों में अगर अपन सॉल्ट को फिल कर दें उसमें। ठीक है, नमक लगा देता ना अपन, किसी की लड़ाई हो रही तो अपन नमक डाके छिड़क देते हैं, तो लड़ाई बढ़ जाती है। तो अभी तक मूवमेंट नहीं हो रहा था, जैसे ही सॉल्ट डाला तो मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा था। ठीक है, तो ये अपन ने स्पेशल केस देखा ऑस्मोसिस का। कल अपन देखेंगे थोड़ा और स्पेशल केस ऑस्मोसिस के। ठीक है, ऑस्मोसिस के सॉल्यूशंस होते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो स्वेलअप हो जाता है, कभी कभार श्रिंक हो जाता है, ये सब। अपन कल ऑस्मोसिस के डिफरेंट सॉल्यूशंस देखेंगे, ऑस्मोसिस के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, और थोड़ा बहुत न्यूक्लियस भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है, थैंक यू।